वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग हिंदी का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, सेतु कार्यक्रम जिसे कहा जा रहा है क्लास 8 का। तो इसमें हम 3 पाठ कर चुके हैं। आज चौथा पाठ में आपको करवाने वाली हूँ जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पाठ 4 विज्ञापन लेखन। पढ़ लीजिए यहाँ से आप लोग। दिए गए विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे अध्यापक के लिए आपके सजेशन है कि अध्यापक चाहें तो इनके उत्तरों पर समूह में चर्चा करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके टीचर की चॉइस रहेगी, तो क्लास में इस पर डिस्कशन भी करवा सकते हैं। अगर समय होगा तो जरूर करवाएंगे, नहीं भी करवाएं तो इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो आपको एक विज्ञापन दिया गया है, देखिए आप यहाँ पर, ये आप पूरा विज्ञापन पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है ये पूरा विज्ञापन आपकी बुक में ये पार्ट है। ठीक है, ये पेज है आपका पूरा विज्ञापन का है। इसको अब मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ और आपको पढ़ाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर आपको दिया गया नकली पहचान, पार्सल स्कैम से सावधान रहें। ठीक है, एक तरीके से आपको नकली पहचान, पार्सल स्कैम से सावधान रहें। आरबीआई बैंकों, सरकारी एजेंसियों, कुरियर कंपनियों के अधिकारियों के नाम से आने वाले ऐसे साइबर अपराधियों के ऑडियो वीडियो कॉल से सावधान रहें। यानी कि कौन कौन कॉल करता है झूठे, या तो आरबीआई के नाम से आती हैं, या फिर बैंक के नाम से आती हैं, किसी सरकारी एजेंसी के नाम से आती हैं, कई बार कुरियर कंपनी के अधिकारी के नाम से आती हैं, किसी और के नाम से भी आ सकती होती हैं। तो ऐसे साइबर अपराधी जो होते हैं उनके ऑडियो या वीडियो कॉल आते हैं या फिर मैसेज आते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। जो कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं कई बार, या फिर तुरंत ही पैसे की मांग करते हैं। कई बार कहते हैं जी आपका पार्सल यहाँ फंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए आप इतने पैसे जमा कीजिए तो हम आपका पार्सल घर भिजवा देंगे। या फिर कई बार कहते हैं आपकी नौकरी लग गई है, यहाँ इतने पैसे जमा कीजिए। कई तरह से फ्रॉड करते हैं, कुल मिलाकर के पैसा मांगते हैं, धमकी देते हैं। तो ये कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, पैसे की मांग करते हैं, या फिर आपके बैंक खाते से या फिर डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड को फ्रीज करके या ब्लॉक करने का डर दिखाते हैं। कई बार अब ये भी आता था कि आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, इसलिए इस लिंक पर क्लिक करें, है ना, इस तरह के होता है। तो ऐसे में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराते हैं तो धोखेबाज आपको फंसा लेंगे। दूसरा, कोई भी चीज, कोई भी निजी जानकारी या वित्तीय जानकारी, अपने पैसे के बारे में कोई जानकारी फोन पर किसी से भी साझा नहीं करनी होती है, किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है। साथ में अगर आपको भुगतान करना है, कहीं पर पेमेंट करनी है, तो कोई भी अनजान लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना होता है। कोई भी अननोन लिंक है जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, उसके बारे में कभी भी आपको कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना होता है। अब क्या करना होता है वो बता दिया आपको, क्या नहीं करना होता है बता दिया, आगे है क्या करें। तो हमेशा कॉल करने वाले और अनुरोध की वास्तविकता की पुष्टि करें। जो भी कॉल करने वाला व्यक्ति है कौन है उसके बारे में आप श्योर करें, कंफर्म करें कि कौन कर रहा है। और साथ में आपको दिया गया है यहाँ पर कि cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें, या फिर 1930 पर सहायता के लिए कॉल करें। आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आपको साथ में आपको साइट दी हुई है जहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर आप देखिए, पढ़िए, जनहित में जारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया www.rbi.org.in। ये विज्ञापन किसने दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है। और साथ में आपको देखिए यहाँ बता दिया है कि अधिक जानकारी के लिए HTTP यहाँ पर आप संपर्क करें, और साथ में आपको फीडबैक देने के लिए भी एक वेबसाइट दे दी गई है, ईमेल आईडी दे दी गई है। ठीक है, अब आगे है आपका यहाँ पर, आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। तो यहाँ आपको जो अभी आपने पढ़ा है, विज्ञापन जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर लिखने हैं। तो आगे दी गई गतिविधियां जो है ये आपको और सहायता देंगी विस्तार से समझने के लिए। तो आपको मेरी समझ से नाम से आपका टॉपिक हमेशा आपकी बुक में भी रहेगा बेटे। 8th क्लास की जो बुक आएगी उसमें भी ये रहेगा। इसमें आपसे कुछ MCQ पूछे जाया करेंगे। तो पहले आपको एक कंडीशन दी गई है, एक सिचुएशन दी गई है कि एक दिन अचानक आपके पिताजी के पास फोन आता है। हम राजधानी पावर लिमिटेड से बात कर रहे हैं, आपका CA नंबर बंद हो गया है, इसे अपडेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। CA नंबर को OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड का एक बार उपयोग किए जाने वाला गुप्त कोड के माध्यम से अपडेट करना होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास आपके पास कोई कॉल आया कि हम बिजली दफ्तर से बोल रहे हैं और इस तरीके से आपका CA नंबर बंद हो गया है, तो OTP आएगा, वो बताइए, तब हम इसको चालू करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन है आपके पास, OTP दे देंगे,
या फिर cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करेंगे, या फिर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, या फिर उसकी बातों में आ जाएंगे? क्या करेंगे आप? देखिए मैं अपना बताती हूँ। अगर मैं होंगी वहां पर तो मैं cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करूंगी। ठीक है। आगे अगली आपको कंडीशन दी गई है कि आपके पास किसी अनजान मोबाइल नंबर से फोन आता है, आपका महत्वपूर्ण पार्सल आया है, इस हेतु आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आया होगा। कोई कहता है आपका पार्सल आया है, आपके पास कोई कोड आया होगा, इसे अपडेट कीजिए, इसे बताइए, तभी आपका पार्सल आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है। कोई कोड है, फोन पर पूछ रहा है आपसे कि जी कोड बताइए, तभी आप तक ये पार्सल पहुंच पाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐसी स्थिति में? पार्सल के बारे में पता करेंगे, या फिर 1930 पर कॉल करेंगे, या फिर तुरंत कोड अपडेट करेंगे, या कि तुरंत कोड आप बता देंगे, या फिर घबरा करके कोई निर्णय ले लेंगे। तो देखिए जैसे पूछा गया है, तो अगर मैं वहां पर होंगी तो मैं उसको कोई कोड नहीं बताऊंगी, मैं 1930 पर कॉल करूंगी। ठीक है। आगे है, आपके पास एक फोन आता है, आपके किसी प्रियजन के साथ कोई दुर्घटना घट गई है और वो अस्पताल में है। ऐसा कॉल आया है कि आपके कोई प्रियजन, उनका एक्सीडेंट हो गया या उनके साथ कोई घटना घट गई है और वो हॉस्पिटल में है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि आप जल्दी या अस्पताल के इस नंबर पर पैसा भेजिए ताकि अस्पताल जो है इलाज शुरू हो सके। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको। प्रियजन को फोन करके असलियत का पता लगाएंगे, या घबरा कर तुरंत उस नंबर पर पैसे भेज देंगे, या फिर घर में बताए बिना उस पते पर रवाना हो जाएंगे, या फिर हड़बड़ा कर रोने लगेंगे और कोई गलत निर्णय ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं होंगी तो मैं तो उस प्रियजन को जिसका नाम लिया गया उसको कॉल करके उसकी कंडीशन के बारे में पता करूंगी कि वो कहाँ है, कैसे है। ना तो मैं घबरा कर किसी को पैसे भेजूंगी, ना ही मैं उस पते पर जाऊंगी, और ना ही मैं रोऊंगी। मैं सिर्फ उस व्यक्ति से पूछूंगी कि वो कहाँ पर है और किस स्थिति में है। अब आपको अपने मित्रों से चर्चा करनी है और कारण बताना है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो मैंने ये उत्तर क्यों चुने, इसका मैं कारण आपको बता रही हूँ कि पहली बात, अभी अभी जैसा कि हमने ये लेसन पढ़ा साइबर क्राइम पर, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगे हैं। इसकी वजह से आप किसी के भी फोन पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई भी संस्था होती है, कोई अस्पताल है, वो आपसे फोन पर पैसे नहीं मांगता है, कभी नहीं कहता है कि आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दीजिए तब हम इलाज शुरू करेंगे। पुलिस ले जाके किसी को भर्ती करती है तो तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। और अगर मान लीजिए बिजली के दफ्तर से भी कोई कॉल आ रहा है, वो आपसे फोन पर ओटीपी नहीं मांगते हैं, वो आपसे पेमेंट करने के लिए कहते हैं, तो आप पेमेंट कर दीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल होते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, अमेजोन से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। अगर कोई बिल पेंडिंग है तो ऐसे कोई आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता है। ठीक है। ऐसे कोई पार्सल अगर आता है तो पार्सल लेकर के जो आपके घर पर डिलीवरी बॉय आता है, वही आकर के ऑन द स्पॉट आकर के आपसे पार्सल मांगता है और आपको पार्सल देके चला जाता है। फोन पर कोई भी पार्सल नहीं मांगता है। तो फोन पर किसी को भी कोई भी ओटीपी नहीं बताना है। फोन पर केवल फोन पर सुन करके घबरा करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति को। इस तरीके से हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। ये सारे के सारे जो तरीके होते हैं ये साइबर फ्रॉड के होते हैं। अब आगे है, जल्दी जल्दी बताओ तो जाने। तो प्रस्तुत विज्ञापन किन के लिए और किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए बेटा। तो प्रस्तुत विज्ञापन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जनहित में जारी किया गया, यानी कि आम जनता के लिए दिया गया है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है आपको किन किन साइबर अपराधों के बारे में पता है, उनकी सूची बनाइए। इन अपराधों से बचाव के लिए किस किस की सहायता ली जा सकती है। ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देती हूँ बेटे। तो साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध वो अपराध होता है जो इंटरनेट से, कंप्यूटर से, मोबाइल से या किसी भी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके किया जाता है ना। इसमें तकनीकी साधनों के माध्यम से, मतलब टेक्निकली किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या किसी देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे डाटा चोरी किया जा सकता है, ऑनलाइन ठगी की जा सकती है, किसी की आईडी को हैक किया जा सकता है। इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, साइबर अपराध के प्रमुख प्रकार क्या क्या होते हैं, ये हम जान लें। सबसे पहला होता है हैकिंग। किसी की परमिशन के बगैर उसके कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाना, अकाउंट में उसके घुसपैठ करना, ये कहलाता है हैकिंग। चोरी से किसी के अकाउंट को देखने की कोशिश करना। दूसरा होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फर्जी ईमेल या वेबसाइट की मदद से लोगों की निजी जानकारी इकट्ठी करना, किसी के पासवर्ड पूछना, बैंक डिटेल पूछना, ओटीपी पूछना या अपने आप चुराना, ये होता है फिशिंग। तीसरा होता है ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो फेक वेबसाइट या ऐप के जरिए पैसों की ठगी करना, जैसे कोई नकली शॉपिंग साइट बना करके वहां लोगों से ऑर्डर लेना और उसके बाद उनको सामान ना पहुंचाना। अगला होता है साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग क्या होता है? ऑनलाइन किसी को डराना, धमकाना या मानसिक रूप से तंग करना, परेशान करना, ये साइबर बुलिंग कहलाता है। और वायरस और मालवेयर अटैक होता है, वो क्या होता है? खतरनाक कोई प्रोग्राम भेजा जिसमें वायरस हो और किसी का सिस्टम खराब कर देना या उसको अपने कंट्रोल में ले लेना, ये कहलाता है
वायरस या मालवेयर अटैक। अगला आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और की जानकारी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट बनाना, उसकी फोटो लगा लेना या कोई काम करना, ये कहलाता है पहचान चोरी करना या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट। अगला है सोशल मीडिया अपराध, सोशल मीडिया क्राइम, किसी का फेक प्रोफाइल बनाना, किसी को आपत्तिजनक मैसेज भेजना, किसी की इमेज खराब करने की कोशिश करना, ये सारे के सारे सोशल मीडिया क्राइम कहलाते हैं। आगे डेटा चोरी और लीक, डेटा थेफ्ट एंड लीक्स, तो किसी कंपनी या किसी व्यक्ति की जानकारी चुराना, उसे पब्लिक करना या फिर बेचना, ये कहलाता है डेटा लीक करना या डेटा चोरी करना। साथ में साइबर टेररिज्म, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तकनीकी माध्यमों से हमला करना, ये कहलाता है साइबर टेररिज्म। अब डिजिटल अरेस्ट आपको बताया गया था अगले क्वेश्चन में। तो ये सारी की सारी चीजें थी कि हम क्या क्या अपराध होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इनसे बचने के लिए किस किस की सहायता ली जा सकती है। तो साइबर स्कैम से बचने के क्या क्या उपाय हैं? जागरूकता और सतर्कता। सबसे पहले तो हमें खुद अलर्ट रहना होगा। कोई भी अनजान लिंक, ईमेल या मैसेज पर हमें क्लिक नहीं करना है। किसी भी संदिग्ध कॉल पर कोई ओटीपी, पिन या फिर बैंक का डिटेल नहीं देना है। साथ में हमें पता होना चाहिए कि बैंक कभी भी फोन पर, मैसेज पर या ईमेल के जरिए कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। दूसरी बात, हमें मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए और साथ में अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव रखना चाहिए। तो अपने ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए और हर 1-2 महीने में बदल लेना चाहिए। साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी एक्टिव रखना चाहिए। अगला है सॉफ्टवेयर अपडेट और सुरक्षा। तो अपने डिवाइस पर जो भी लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है और फायरवॉल होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऐप को रेगुलरली हमें अपडेट करना चाहिए। साथ में कोई भी संदिग्ध गतिविधि है तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। साइबर स्कैम का अगर हम शिकार हो रहे हैं या कोई हमें बनाने की कोशिश कर रहा है तो हमें नजदीकी पुलिस स्टेशन में या फिर साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, जिस पर हम कॉल कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है ये हमारा, या फिर हम cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसमें हम स्क्रीनशॉट, चैट लॉग और सारे प्रूफ लगा करके इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ में सोशल मीडिया और ऑनलाइन सावधानी हम कैसे रख सकते हैं? सोशल मीडिया पर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा फोन नंबर, ये साझा करने से बचना चाहिए। साथ ही अनजान लोगों से फोटो और फाइल डाउनलोड ना करवाएं, कभी भी उनसे नहीं लेनी चाहिए। बैंकिंग की सावधानी, कभी भी अनवेरिफाइड यूपीआई लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। अपने बैंक खाते की रेगुलर निगरानी करनी चाहिए और कोई भी संदिग्ध लेन देन अगर हमें लग रहा है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। भारत में साइबर क्राइम की स्थिति कैसी है? भारत में 2023 में भारत में साइबर अपराधों में 20% की वृद्धि हुई है बेटा। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में साइबर क्राइम की दर औसत से कहीं ज्यादा है। भोपाल में 2023 में 5,800 साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें से 22.62 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। पिछले 3 साल में साइबर ठगी से बची हुई राशि का केवल 5% ही उपभोक्ताओं को वापस मिल पाया। इसमें पैसे वापस मिलने के चांसेस देख सकते हैं आपके बहुत कम होते हैं। तो कानूनी और शैक्षिक उपाय इसके क्या है कि साइबर बूट कैंप होते हैं। भारत में स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि लखनऊ में साइबर बूट कैंप चलाया गया था और जगहों पर भी चल रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी का अपना हैंडबुक है, जिसने की सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा के लिए हैंडबुक जारी किया हुआ है। साइबर बुलिंग और कानूनों की जानकारी देती है ये एनसीईआरटी की हैंडबुक। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा में एमटेक और कुछ और कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जहां से बच्चे करके और लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साइबर स्कैम से बचने के लिए जागरूकता, सतर्कता और तकनीकी सुरक्षा के उपायों का पालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर कभी गलती से आप साइबर ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए और सबूतों को बनाए रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लें, कॉल डिटेल रख लें और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा सोच करके, जांच करके उसके बाद ही क्लिक करना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न है कि अपने समूह में इन शब्दों पर बातचीत कीजिए: डिजिटल अरेस्ट, सीमा शुल्क अधिकारी, ब्रीज या ब्लॉक करना और साइबर स्कैम। तो साइबर स्कैम पर तो हमने पढ़ लिया है, बाकी के वर्ड्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं अब। तो बेटे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट एक धोखाधड़ी पर आधारित साइबर क्राइम होता है, जिसमें कोई यूजर होता है, उसको ये यकीन दिलाया जाता है किसी भी यूजर को कि उसने कोई गंभीर साइबर अपराध कर दिया है और अब उसे डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। आमतौर पर ये फर्जी नोटिफिकेशन होता है या फिर कोई पॉपअप होता है जो आता है या फिर कोई कॉल आती है। तो डिजिटल अरेस्ट कैसे काम करता है? पॉपअप होता है या फिर कॉल आती है, आपको बताया जाता है कि आपने कोई गतिविधि की है, कोई एक्टिविटी की है और उसकी वजह से आपके डिवाइस को लॉक कर दिया गया है।
अपराधी जो होता है वो खुद को पुलिस वाला बताता है, साइबर सेल का अधिकारी बताता है या फिर किसी सरकारी एजेंसी का ऑफिसर बताता है। यूजर को डराया जाता है कि अगर उसने फाइन नहीं दिया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। पेमेंट की डिमांड की जाती है और कहा जाता है कि अभी के अभी तुरंत बिना कॉल काटे आपको 5,000 का या 50,000 का ऑनलाइन जुर्माना भरना होगा, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से डराया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है? कोई भी सरकारी एजेंसी है वो व्हाट्सएप पर या कॉल पर आपसे पेमेंट नहीं मांगती है। कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसे पेमेंट नहीं मांगती है। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी पॉपअप में अगर कोई लिंक दिया हुआ है या कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है। तीसरा, डिवाइस को तुरंत स्कैन कीजिए और साइबर विशेषज्ञ से बात कीजिए। 1903 नंबर पर यानी कि 1903 पर आप कॉल करके साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही www.cybercrime.gov.in पर आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सावधानियां बरत के हम सारे के सारे साइबर क्राइम से बचने की संभावनाएं ले सकते हैं। दूसरा आपको शब्द दिया गया था कस्टम्स ऑफिसर यानी कि सीमा शुल्क अधिकारी। क्या होता है? तो सीमा शुल्क अधिकारी वो अधिकारी होता है, वो सरकारी अधिकारी होता है जो देश की सीमाओं पर यानी कि बॉर्डर पर, जैसे कि हवाई अड्डे पर, बंदरगाह पर, बॉर्डर चेक पोस्ट पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाले सामान की निगरानी करता है। ठीक है, आयात होने वाले, निर्यात होने वाले सामान की निगरानी करता है। तो सीमा शुल्क अधिकारी के काम क्या क्या होते हैं? पहली बात तो सामान की जांच करना। जो सामान देश में आ रहा है या देश से बाहर जा रहा है उसकी वो जांच करता है ताकि कोई गलत चीज अंदर ना आ पाए और कोई गलत चीज देश से बाहर ना जाए, जैसे कोई हथियार, ड्रग्स, नकली सामान वगैरह अंदर ना आए। साथ में टैक्स वसूलना, ड्यूटी वसूलना। जो सामान सीमा पार से लाया जाता है उस पर एक कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको वसूल करना सीमा शुल्क अधिकारी का काम होता है। साथ में कानून लागू करना, जो भी कानून बनते हैं विदेशी व्यापार से जुड़े हुए, सीमा शुल्क कानून, सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों के जो होते हैं उन सबको लागू करना उसका काम होता है। साथ में तस्करी रोकना सीमा शुल्क अधिकारी का काम होता है। सोना, ड्रग्स, विदेशी मुद्रा और बहुत सी चीजें रेस्ट्रिक्टेड हैं, प्रतिबंधित है, उनको देश में लाने से और ले जाने से रोकना सीमा शुल्क अधिकारी का काम होता है। साथ में यात्रियों की निगरानी करना उसका काम होता है। हवाई अड्डों पर यात्रियों के बैग की जांच करना, साथ में कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा है तो उसकी जांच करना आपका सीमा शुल्क अधिकारी का काम होता है। अब सीमा शुल्क अधिकारी बन कैसे सकते हैं? परीक्षा होती है यूपीएससी के माध्यम से, आईआरएस के माध्यम से भर्ती होती है। इसकी कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है, बीए, बीएससी या बीकॉम या कोई भी आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद कोई व्यक्ति सीमा शुल्क अधिकारी बन सकता होता है। ठीक है, तो आगे है, हाँ ये हमने पूरा का पूरा कर। आपको दिया गया है आगे कि आपने अपने समूह में इस विज्ञापन पर आधारित किसी एक परिस्थिति का संवाद लिखिए और उसका अन्य साथियों के समक्ष मंचन कीजिए। यानी कि आपको एक प्ले की स्क्रिप्ट लिखनी है और उसके बाद उस पर आपको रोल प्ले करना है। ठीक है, एक नाटक प्ले करना है, आपको नाटक खेलना है, लेकिन उससे पहले आपको उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है इसके आधार पर, जो आपको पाठ दिया गया है इसके आधार पर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी है। तो साइबर स्कैम पर संवाद मैंने आपके लिए लिखा है। 3 व्यक्ति हैं मेरे संवाद में। रमेश एक आम नागरिक है जो कि साइबर स्कैम का शिकार होने से बचा है। दूसरा श्याम है जो कि रमेश का दोस्त है, जिसे साइबर स्कैम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है। और तीसरा साइबर क्राइम अधिकारी है जो कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ है। ये 3 लोग हैं। ठीक है, अब स्थान है एक कॉफी शॉप जहां पर रमेश और श्याम बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। बाद में साइबर क्राइम अधिकारी इसमें शामिल होता है। तो रमेश कहता है, अरे श्याम तूने सुना, मेरे पड़ोसी अंकल को कल साइबर क्राइम स्कैम में 50,000 रुपए का चूना लग गया। श्याम कहता है, अरे साइबर स्कैम, ये क्या बला है? कोई हैकिंग वैकिंग की बात है क्या? तो रमेश कहता है, हाँ कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन ये स्कैम वाले बड़े शातिर होते हैं। फर्जी कॉल, मैसेज या ईमेल भेजते हैं और पैसे या जानकारी चुरा लेते हैं। अंकल को एक कॉल आया कि उनका बैंक खाता बंद होने वाला है और ओटीपी मांग लिया, बस खाता साफ। श्याम कहता है, अरे इतना आसान, लेकिन लोग ओटीपी क्यों बताते हैं? रमेश कहता है, भाई ये स्कैमर इतने चालाकी से बात करते हैं कि अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। वो बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारी बनकर डराते हैं। मुझे भी पिछले हफ्ते एक मैसेज आया था, 1 GB फ्री डाटा के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। मैंने तो अनदेखा कर दिया। श्याम कहता है, अच्छा तो ये लिंक भी खतरनाक होते हैं? मुझे तो रोज व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आते हैं। मैंने तो एक बार क्लिक भी किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो रमेश कहता है, तो खुशकिस्मत था, कई बार लिंक पर क्लिक करने से फोन में वायरस आ जाता है या बैंक डिटेल चोरी हो जाती है। तुझे साइबर सुरक्षा के बारे में थोड़ा सीखना चाहिए। तो श्याम कहता है, हाँ सही कह रहा है, लेकिन यह सब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैसेज सही है और कौन सा फर्जी? तभी एक सज्जन पास की टेबल से उठकर आते हैं। साइबर क्राइम अधिकारी कहता है, माफ कीजिए,
मैं आपकी बातें सुन रहा था। मैं साइबर क्राइम सेल में काम करता हूँ, मेरा नाम अजय शर्मा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो रमेश कहता है, अरे सर, बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। श्याम को साइबर स्कैम के बारे में समझाइए ना, ये कुछ समझता ही नहीं। तो अजय जी हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं श्याम जी, साइबर क्राइम से बचना आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी चाहिए। सबसे पहले कभी भी अनजान नंबर से आए कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें, खासकर अगर वो ओटीपी, बैंक डिटेल्स या पैसे मांग रहे हैं। तो श्याम कहता है, लेकिन सर, अगर वो कहे कि वो बैंक से हैं और खाता बंद होने वाला है तो क्या करें? तो अजय कहते हैं, अच्छा सवाल, बैंक कभी भी फोन या मैसेज के जरिए ओटीपी या पिन नहीं मांगते। अगर ऐसा कॉल आए तो तुरंत फोन काट दें और बैंक के आधिकारिक नंबर पर कॉल करके चेक करें। दूसरी बात, अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, वो आपके फोन को हैक कर सकते हैं। तो रमेश कहता है, सर, मैंने सुना है कि व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर भी ठगी हो रही है, ये कैसे होता है? तो अजय जी कहते हैं, बिल्कुल रमेश जी, नए स्कैम में जालसाज किसी की तस्वीर भेजकर भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं, जैसे ये आपका रिश्तेदार है, इसे बचाने के लिए पैसे भेजो, या फिर फोटो में वायरस होता है जो डाउनलोड करने पर फोन हैक कर लेता है, इसलिए अनजान नंबर से आई फाइल्स ना खोलें। तो श्याम कहता है, ओहो, इतना सब? तो सर, अगर गलती से मैं फंस जाऊं तो क्या करना चाहिए? तो अजय कहते हैं, सबसे पहले घबराएं नहीं, तुरंत अपने बैंक को कॉल करें और खाता फ्रीज करवाएं। फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करें। आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, यानी कि 1930 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट और मैसेज जैसे सबूत साथ रखने चाहिए। रमेश कहते हैं, वाह सर, आपने तो सारी टेंशन दूर कर दी। श्याम, अब तू समझ गया ना? तो श्याम कहता है, हाँ भाई, अब तो मैं कोई अनजान लिंक नहीं खोलूंगा और ओटीपी भी किसी को नहीं दूंगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखें, सोचें, जांचें, फिर क्लिक करें। डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। रमेश और श्याम कहते हैं, जी सर, धन्यवाद। तीनों हंसते हुए कॉफी पीने लगते हैं। तो ये था संवाद साइबर क्राइम पर आधारित। इस पर आप लोग अपने साथियों के साथ मंचन कर सकते हैं, यानी कि इसको नाटक की तरह खेल सकते हैं। आगे आपको सृजन के लिए दिया गया है, विश्व में पहली बार खो खो के वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके प्रचार प्रसार के लिए एक लिखित विज्ञापन तैयार कीजिए। तो लिखित विज्ञापन कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए देखिए, सृजनात्मक विज्ञापन खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, भारत ने गूंजेगा खेल का शौर्य, पहली बार खो खो का विश्व कप। विश्व के खेल प्रेमियों, तैयार हो जाइए, पहली बार आयोजित हो रहा है खो खो वर्ल्ड कप 2025 और इसकी मेजबानी कर रहा है हमारा गौरवशाली भारत। खो खो, जो भारतीय मिट्टी की खुशबू और परंपरा में रचा बसा है, अब ले रहा है अंतरराष्ट्रीय उड़ान। दुनिया के विभिन्न कोनों से टीमें आएंगी और दिखाएंगी फुर्ती, रणनीति और रफ्तार की रोमांचक टक्कर। शहर में आप अपने स्टेडियम का नाम, अपने शहर का नाम डाल सकते हैं। स्थान में अपने शहर का नाम लिख दीजिए, अपने यहाँ के स्टेडियम का नाम लिख दीजिए। तारीख आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो डालना चाहते हैं डाल दीजिए। समय आप जो डालना चाहते हैं डाल दीजिए। उसके बाद स्लोगन लिख सकते हैं, आओ अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, देश की धरती पर देशी खेल का जश्न मनाएं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 एक खेल, एक गर्व, एक भारत। खेलो इंडिया, बढ़ाओ भारत का मान। तो मैंने जैसे स्थान लिया है यहाँ पर नई दिल्ली, 18 से 25 मई 2025 टूर्नामेंट की मैंने डेट रख दी। स्लोगन रखा है मैंने, एक खेल, एक गर्व, एक भारत। थीम है भारतीय तिरंगे से प्रेरित पारंपरिक और ऊर्जावान स्टाइल, जिसमें कि भारत के तिरंगे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आपको प्रिंट विज्ञापन बनाना होता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिया है, खो खो 25 मई 2025 शिवाजी स्टेडियम दिल्ली। या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, खो खो 25 मई शिवाजी स्टेडियम दिल्ली। आप जैसे सहूलियत समझें वैसे आप अपना विज्ञापन ड्रॉ भी कर सकते हैं, लिख भी कर सकते हैं। आपको अगर कहा जाए कि प्रिंट विज्ञापन बनाइए तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि लिखित विज्ञापन बनाइए तो आप लिख करके विज्ञापन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पाठ पूरा कंप्लीट हो जाता है बेटे। यहाँ आपका ये पाठ पूरा खत्म हो गया है। मैंने एक एक एक्टिविटी आपकी करवा दी है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर मैंने समझा दिया है। सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं बेटे। इसके बावजूद अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा, क्योंकि आगे जब आपकी नई बुक आएगी हिंदी की, उसको भी मैं आपको पूरी बुक को इसी तरीके से करवाऊंगी। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।